नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद दिलचस्प और थोड़े कॉम्प्लेक्स लीगल टॉपिक को डीकंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। हम सिस्टमैटिकली समझेंगे कि आखिर हमारी न्यायपालिका नागरिकों की आज़ादी और राज्य के पब्लिक ऑर्डर यानी सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के फर्ज के बीच वो नाजुक संतुलन बनाती कैसे है। ये संवैधानिक कानून का वो हिस्सा है जिसमें सच कहूं तो हमारे लोकतंत्र की जान बसती है। अब इस टॉपिक की गहराई में उतरने से पहले एक सवाल सोचिए। एक आज़ाद नागरिक होने के नाते आपको इकट्ठा होने का, बोलने का पूरा हक है, राइट? पर वहीं दूसरी तरफ सरकार की ये ड्यूटी है कि वो आम जनता को किसी भी खतरे से बचाए। तो एक लोकतांत्रिक संविधान इन दोनों बातों में बैलेंस कैसे लाता है? क्योंकि ये दोनों ही एक स्टेट के सर्वाइवल के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। इस एक्सप्लेनर में हमारा डॉक्ट्रिनल जर्नी कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम राइट्स वर्सेस पब्लिक ऑर्डर की बात करेंगे, फिर कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोचेस देखेंगे, उसके बाद डिफाइनिंग पब्लिक ऑर्डर एक्सीजेंसीज, फिर मैजिस्ट्रेट पावर्स अंडर सेक्शन 144 पर आएंगे, उसके बाद बैलेंसिंग राइट्स एंड ड्यूटीज और आखिर में इवैल्यूएटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल रीजनेबलनेस को समझेंगे। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, राइट्स वर्सेस पब्लिक ऑर्डर। आप सभी कानून के जानकार हैं तो आप जानते ही हैं कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 19 हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन और बिना हथियारों के शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने का हक देता है। ये बहुत ही पावरफुल और कीमती राइट्स हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा कैच क्या है? ये स्वतंत्रताएं एब्सोल्यूट या असीमित नहीं है। राज्य इन पर रेगुलेशन लगा सकता है। सोचकर देखिए, अगर इन अधिकारों पर कोई भी रोक ना हो तो सिचुएशन कितनी कियोटिक हो सकती है। इसलिए फ्री स्पीच और रिस्ट्रिक्शंस दोनों का साथ होना बहुत जरूरी है। अब आते हैं अपने सेक्शन 2 पर, कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोचेस। संवैधानिक तुलना यानी कंपैरेटिव एनालिसिस यहां बड़ा दिलचस्प हो जाता है। अगर हम यूएस फर्स्ट अमेंडमेंट की बात करें तो वहां फ्रीडम ऑफ स्पीच को लगभग एब्सोल्यूट माना गया है और वहां की कोर्ट्स किसी इशू को जज करने के लिए क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर यानी स्पष्ट और मौजूदा खतरे का रूल यूज करती हैं। लेकिन भारतीय संविधान के निर्माताओं ने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। हमारे यहाँ आर्टिकल 19(2) और 19(3) के तहत शुरू से ही रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस यानी उचित प्रतिबंध का कॉन्सेप्ट दिया गया है। मतलब अमेरिका की तरह कोर्ट्स को नए नियम नहीं बनाने पड़ते, बल्कि हमारा संविधान खुद ही शुरू से अपनी मर्यादाएं तय करके चलता है। इस कॉन्टेक्स्ट में आपको मशहूर सैंक वी यूनाइटेड स्टेट्स केस का ये कोड जरूर याद आएगा। फ्री स्पीच की सबसे कड़ी सुरक्षा भी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं बचा सकती जो थिएटर में झूठी आग लगने की अफवाह फैलाए और भगदड़ मचा दे। ये कोड प्रैक्टिकली इस बात को एंकर करता है कि संविधान आपको चाहे कितनी भी आज़ादी दे दे, वो ऐसे कामों को कभी डिफेंड नहीं करेगा जो सोसाइटी में डायरेक्टली कोई बड़ा खतरा या पैनिक क्रिएट करते हों। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, डिफाइनिंग पब्लिक ऑर्डर एक्जिजेंसीज। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार इंटरवेंशन किस लेवल की डिस्टर्बेंस पर कर सकती है। इसे समझने के लिए लॉ एंड ऑर्डर और पब्लिक ऑर्डर के बीच का फर्क समझना होगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया केस का वो क्लासिक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए दो लोग नशे में धुत होकर आपस में लड़ रहे हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर का एक लोकल इशू है, इससे पूरी सोसाइटी खतरे में नहीं आती। पर अगर वही लड़ाई दो अलग अलग समुदायों के बीच फैल जाए जिससे पूरे शहर की शांति भंग होने का खतरा हो, तब वो पब्लिक ऑर्डर का संकट बन जाता है। एक सिर्फ माइनर लोकल इशू है और दूसरा पूरी कम्युनिटी को अफेक्ट करने वाला एग्रीवेटेड डिस्टर्बेंस। दोनों को हैंडल करने के कानूनी आयाम बिल्कुल अलग हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कानूनी डिस्टिंक्शन है रिस्ट्रिक्शन और प्रोहिबिशन के बीच का अंतर। देखिए, एक प्रोहिबिशन का मतलब होता है टोटल रिस्ट्रिक्शन यानी पूरी तरह से पाबंदी। इसे लीगली वैलिड साबित करने के लिए सरकार पर बर्डन ऑफ प्रूफ बहुत ज्यादा होता है। उन्हें कोर्ट के सामने ये कंप्लीटली प्रूफ करना पड़ता है कि उन्होंने ऐसी पूरी पाबंदी इसलिए लगाई क्योंकि इसके अलावा कोई भी छोटा विकल्प या लेसर ऑल्टरनेटिव इस सिचुएशन को संभालने के लिए इनएडिक्वेट था। यहां से हम एंटर करते हैं सेक्शन 4 में, मैजिस्ट्रेट पावर्स अंडर सेक्शन 144। अब कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी से स्टैट्यूटरी मैकेनिक्स पर आते हैं। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का सेक्शन 144। इसे लागू करने के लिए इन 4 स्ट्रिक्ट लीगल प्रीरेक्विजिट्स का एक साथ मौजूद होना एब्सोल्यूट मस्ट है। पहला, एग्जीक्यूटिव पावर मैजिस्ट्रेट के पास होनी चाहिए। दूसरा, प्रोसीडिंग के लिए एक सॉलिड सफिशिएंट आधार होना चाहिए। तीसरा, अचानक आए खतरे को रोकने के लिए एक स्पीडी रेमेडी की तुरंत जरूरत होनी चाहिए। और चौथा, मैजिस्ट्रेट को एक प्रॉपर रिटन ऑर्डर पास करना पड़ता है जिसमें सभी मटेरियल फैक्ट्स लिखे हों। इन चारों के बिना सेक्शन 144 सिंपली लागू नहीं किया जा सकता।
ये ध्यान रखिएगा कि सेक्शन 144 कोई आम रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं है। ये एक एंटिसिपेटरी यानी पहले से भांप कर यूज किए जाने वाली इमरजेंसी मैकेनिज्म है। इसका इस्तेमाल स्ट्रिक्टली उन सडन इमरजेंसीज में होना चाहिए जिनके अंजाम बहुत ज़्यादा गंभीर हो सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये पावर मनमानी नहीं है। इस पर हमेशा कड़ी जुडिशियल स्क्रूटनी होती है और मैजिस्ट्रेट को कोर्ट्स को अपने एक्शंस जस्टिफाई करने पड़ते हैं। अब चलते हैं सेक्शन 5 पर, बैलेंसिंग राइट्स एंड ड्यूटीज। हमारे संविधान के इन तीनों मुख्य हिस्सों के बीच एक कमाल की सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। एक तरफ है पार्ट 3 जो हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच और राइट्स देता है। ठीक उसके साथ है पार्ट IVA जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज तय करता है कि हम कानून मानें और हिंसा से दूर रहें। और फिर है पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो राज्य की जिम्मेदारी तय करता है कि वो सोशल ऑर्डर और वेलफेयर मेंटेन करे। ये तीनों अलग थलग नहीं हैं, ये एक कॉमन थ्रेड से जुड़े हैं जहां इंडिविजुअल के राइट्स और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक दूसरे को बैलेंस आउट करते हैं। जूरिस्प्रूडेंस एकदम क्लियर है इस मामले में। किसी भी राइट का असली स्रोत एक ड्यूटी ही होता है। राइट्स वैक्यूम में एग्जिस्ट नहीं करते। जब आप संविधान के तहत अपने बोलने की आज़ादी का हक मांगते हैं तो आप ऑटोमैटिकली एक कोरिलेटिव ड्यूटी से बंध जाते हैं। और वो ड्यूटी ये है कि आप अपने साथी नागरिकों की आज़ादी में दखल नहीं देंगे। आपकी आज़ादी वहीं खत्म हो जाती है जहां से किसी और की आज़ादी इंटरफेयर होने लगती है। और अब हमारा आखिरी सेक्शन 6, इवैल्यूएटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल रीजनेबलनेस। अगर आप कोर्ट की वर्किंग को समझें तो ये वो अल्टीमेट चेकलिस्ट है जो कोर्ट्स यूज करती हैं किसी एक्शन की रीजनेबलनेस चेक करने के लिए। कोर्ट्स आखिर देखती क्या हैं? वो देखती हैं कि रिस्ट्रिक्शन कितने टाइम के लिए था और उसका दायरा क्या था, उसे किस हालत में और किस अथॉरिटी से लगाया गया, किस हक का हनन हो रहा है, रोक लगाने का मेन पर्पस क्या था, जिस खतरे को रोकने की कोशिश की गई वो कितना अर्जेंट था, और सबसे ज़रूरी, कहीं ये रिस्ट्रिक्शन प्रॉब्लम के मुकाबले डिस्प्रोपोर्शनेट या असमानुपातिक तो नहीं थी। इन्हीं क्वेश्चंस के बेसिस पर किसी ऑर्डर की लीगैलिटी तय होती है। अल्टीमेटली सरकार को अदालत में यह साबित करना पड़ता है कि उन्होंने लीस्ट इन्वेजिवनेस के प्रिंसिपल को फॉलो किया, यानी उन्होंने खतरे को न्यूट्रलाइज करने के लिए सबसे कम नुकसान वाले तरीके का इस्तेमाल किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो रिस्ट्रिक्शन लगाया गया और जो टारगेट अचीव करना था उसके बीच एक सीधा और प्रॉक्सिमेट नेक्सस होना चाहिए। एस रंगराजन केस की लैंग्वेज में कहें तो ये कनेक्शन एक स्पार्क इन अ पाउडर केग यानी बारूद के ढेर में चिंगारी जैसा होना चाहिए, वरना ऐसी रिस्ट्रिक्शंस कोर्ट्स में सरवाइव नहीं कर पाएंगी। इस एक्सप्लेनर के एंड में मैं आपके लिए एक बेहद गहरा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अगर एक राइट का ट्रू सोर्स एक ड्यूटी है तो क्या कभी भी संवैधानिक आज़ादी बिना सामाजिक जिम्मेवारी के अस्तित्व में रह सकती है? ये सवाल इंडिविजुअल फ्रीडम और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के उस अटूट बंधन की तरफ इशारा करता है जिस पर हमारा पूरा लीगल सिस्टम टिका है। इस संवैधानिक विश्लेषण को सुनने और समझने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।